बुलेटिन की शुरुआत लॉ एंड ऑर्डर से करते हैं। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां अपराधी के साथ मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। एसटीएफ और जिला पुलिस ने कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान ये मुठभेड़ हुई, अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि एक अपराधी इसमें घायल हो गया है। मंसूरचक में पुलिस ने छापेमारी की और दरभंगा लूटकांड में ये छापेमारी चल रही थी। मंसूरचक के नारायण चौक के पास सादे वर्दी में मौजूद एसटीएफ के जवान और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक नारायण चौक पर एक फास्ट फूड की दुकान पर अपराधी चाय पीने के लिए पहुंचे थे और ठीक उसी वक्त अपराधियों का पीछा कर रही सादे वर्दी में एसटीएफ के जवान भी दुकान पर पहुंचकर चाय का ऑर्डर दिया, लेकिन तब तक अपराधियों को कुछ शंका हुई और अपराधी भागने लगे। अपराधी गोली चलाते हुए मकई के खेत में घुस गए। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी गोली चलाई। गोलीबारी की घटना में एक अपराधी घायल हो गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में चौमिन दुकानदार सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया है। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि दरभंगा में जेवर की दुकान में लूट के बाद मिले सूत्र के हिसाब से बेगूसराय के मंसूरचक में भी छापेमारी की गई है। फिलहाल इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तब चाय पानी दल के आए अथी पकड़ के ले गलखिन ओकरा। आपके बेटा को भी गिरफ्तार किया गया? हमारा बेटा के। क्या नाम है? विक्की पासवान। क्या चीज की दुकान है? अथी चौमिन के। गोली और भी चल रहे हैं इनकी यहाँ पर? गोलियां चल रहे हैं? हाँ, गोली यार दोनों तरफ से चल रहे। दोनों तरफ? क्या राउंड गोली कौन हो रहा है? अब हमें अथियो रहे ओहि में सादा ड्रेस में पुलिसो रहती आ वो रहे हमारा कौन पता कल के एगो चाय लावा, 2 गो चाय बनवा, चाय दलिया एगो बटा सिगरेट ले ली। सुनबे किए हम। दोनों पुलिस वर्दी में थे? नहीं, सादा ड्रेस में। और पुलिस भी चाय पी रही थी? हाँ हाँ। अपराधी भी उसी में था? हाँ, उसी में था। दोनों तरफ से फायरिंग हुआ? हाँ, ऐसे बोला लड़का जो दोनों हमको होटल से निकला भागा, उसके बाद अथी शुरू हो गया फायरिंग। उसको अथी किया, पीछा किया, उसके बाद मैंने ये भी गोली चलाया, ये भी गोली चलाया। दोनों जो भागा इस जगह नहीं चला, यहाँ पर से निकलने के बाद नारायण चौक पर एक कांड गोली चला है। तो यहाँ फ़ोन किए लोकल, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते लोकल में फ़ोन किए चौक पर, तो पता चला कि हाँ मुखिया जी गोली दोनों तरफ से चली है। जब यहाँ आए स्पॉट पर तो देखे, जाके मिले प्रशासन से, तो उन्होंने कहा मुखिया जी साइड हो जाइए, क्योंकि एसटीएफ के जो जवान थे वो भी बोले साइड हो जाइए मुखिया जी, क्योंकि अभी हमको जाँच करने दीजिए। हम लोग साइड हो गए। मगर ये जो घटना घटी है ये बहुत दुखद घटना है। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बताते हैं। 2 करोड़ के जेवर लूटकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। लूटकांड के करीब 24 घंटे बाद पुलिस की कार्रवाई ने रंग लाना शुरू कर दिया है। लूटकांड के अपराधियों को दबोचने के लिए एसआईटी और एसटीएफ की टीम एक साथ कई जिले में छापेमारी कर रही है। दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराधियों के ठिकाने पर दबिश दी है और 2 बाइक को जब्त किया है। माना जा रहा है कि दोनों बाइक लूटकांड में शामिल अपराधियों की है। पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक लूटकांड में शामिल अपराधियों तक पुलिस पहुंच गई है और कुछ को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी गई। दरभंगा से बाहर बेगूसराय में भी पुलिस ने छापेमारी की है। वहां भी मंसूरचक में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। और आपको बता दें कि कल दोपहर 2:30 बजे शहर के एक बड़े सर्राफा कारोबारी की दुकान में 6 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार की नोक पर लूटकांड को अंजाम दिया था। दुकान से निकलकर जाने का अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जो आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। दरभंगा के बड़ा बाजार में हुई 2 करोड़ की दिन दहाड़े लूट के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद जब न्यूज 18 की टीम बाजार में पहुंची तो पुलिस की गश्ती ना के बराबर दिखी। लूट की घटना के बाद बाजार में भय और असुरक्षा का माहौल है। ग्राहक कम दिख रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पुलिस की ढिलाई पर नाराजगी जताते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।
देखिए न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार दास की ये रिपोर्ट। कहना चाहेंगे बहुत चिंता की बात है। चिंता की बात विशेषकर ये है कि यह जो क्षेत्र है बड़ा बाजार, ये ज़्यादातर ज्वेलरी मार्केट है। सोना चांदी का ज़्यादा व्यापार इसी क्षेत्र में होता है। इसके पहले भी 5 साल पहले घटना ही नहीं हुई थी, बहुत बड़ी घटना हुई थी। तो कुछ दिन गश्ती हुई, बस कुछ दिन होती है, उसके बाद शिथिल हो जाता है। अगर गश्ती होते रहे इस क्षेत्र में जरूरी है, और हम लोग पहले भी कहते कि गश्ती होती रहनी चाहिए। माहौल ये है कि व्यापारी लूटते रहे और प्रशासन सोया रहे। प्रशासन की स्थिति ये है कि वो लोग चाह रहे हैं करना, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है किसी तरह का भी। बाजार ये जो सोना चांदी का मार्केट है, ज़्यादातर दुकानें सोना चांदी की है, इसमें इस तरह का माहौल होना चाहिए कि कम से कम दिन में गश्ती दल निश्चित रूप से रहना चाहिए। बाजार में सबसे बड़े सोना लूट कांड के बाद आज क्या स्थिति है, ये पड़ताल करने के लिए हम अभी यहाँ पहुंचे हैं। और हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पूरा गली जो संकीर्ण गली है, जिसमें यदि बाइक भी चलती है तो काफ़ी आवाजाही में दिक्कत होती है। और इस गली में कम से कम 50 दुकानें होंगी। सराफा बाजार जो ज्वेलर्स के काम करते हैं, यहाँ लगभग 50 से ज़्यादा छोटे बड़े दुकानदार होंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ थोक सोना चांदी के जो है व्यापारी यहाँ पर बैठते हैं, और जिनकी सुरक्षा कहें तो एक तरह से भगवान भरोसे इसलिए हम कह सकते हैं कि इतने बड़ी लूट कांड के बाद भी पुलिस की व्यवस्था जो है, पुलिस यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। काफ़ी देर से हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन एक भी पुलिस की गाड़ी या गश्ती यहाँ पर आते दिखाई नहीं दिए। हम कुछ दुकानदारों से भी बात कर लेंगे कि क्या जो उन्होंने देखा है यहाँ पर लूट होते हुए सामने थे, और क्या उनकी मन स्थिति है, कैसा चल रहा है मन में सब, क्या स्थिति है? जो स्थिति हम आज सुबह 9:20 दुकान खोले, उस समय एक भी प्रशासन का गश्ती नहीं देखे गाड़ी। इतनी बड़ी कल घटना हो गई, इस कम से कम सुबह से ही प्रशासन को देखना चाहिए, आना चाहिए, देखना चाहिए क्या भाई क्या सिचुएशन है यहाँ, माहौल क्या है, कैसा माहौल बनेगा, क्या होगा नहीं होगा। अभी तक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं देखे हम लोग सभी व्यापारी आदमी लोग, हम लोग दहशत में थोड़ा सा है बचे हुए। क्या समझ कि आज इनके साथ घटना हुआ, कल इनके साथ घटना होगा, कल इनके साथ घटना होगा। इस तरह का प्रशासन की मान ली ढिलाई रहेगी तो हम लोग तो कहीं सेफ नहीं है। देख सकते हैं कि ये वही गली है, 4 दुकान के बाद प्रेम ज्वेलर्स नाम के दुकान से यहाँ पर जो है उनका जेवरात का दुकान है। यहाँ थोक व्यवसाय किया करते थे, और जिसके बाद काफ़ी रेकी करने के बाद 6 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया और बड़े आराम से भाग गए, जिस पर पुलिस के जो कार्यशैली है उस पर कहीं ना कहीं शक जाहिर कर रहा है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। वहीं इस मुद्दे पर स्वर्ण व्यवसायियों ने बैठक की। 100 से ज्यादा कारोबारियों ने बैठक में भाग लिया। सुरक्षा, भय और पुलिस गश्ती की कमी पर चर्चा की गई। बैठक में तत्काल हड़ताल का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन सर्वसम्मति से इसे टाल दिया गया। कारोबारियों ने पुलिस गश्ती बढ़ाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं सोमवार को फिर से बैठक कर आगे की रणनीति तय होगी। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां 3 साल की बच्ची से गैंग रेप की गई है। बच्ची की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। बच्ची का एम्स में इलाज जारी है। परसा बाजार थाना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां 3 साल की बच्ची से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है और बच्ची का फिलहाल एम्स में इलाज चल रहा है। तो मोतिहारी में जहरीली शराब कांड की चपेट में लोगों के आने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। आज सुबह से 2 और लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और कल शाम तक 5 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में अब तक शराब कांड में 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई के नाम पर भले ही एक चौकीदार को गिरफ्तार किया गया है, तुरकोलिया थाने के एसएचओ को सस्पेंड किया गया है, 2-4 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने जहरीली शराब बनाने और स्प्रिट बेचने की बात मानी है। लेकिन इन 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है और उन सब के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये अभी भी बड़ा सवाल है। इलाज हुआ था सिंह हॉस्पिटल में, उसके बाद ये से रेफर हुआ था, हम लोग ले जाते पटना, रास्ता में मौत हो गया। क्या करते थे पापा? किसान के काम करते थे। शराब मना नहीं करते थे आप? शराब पीते थे तो? मना करते थे। तो
मानते नहीं। सर आप कहाँ से पिए, सब कुछ बताएं पापा आपको? क्या बताएं? बता दें कि सारा पिए थे हम, जिम में बैठे घर पे, उन्हें दिए थे। कितना गिलास पिए थे ये बताएं? ये नहीं बताया। पिए थे ये बताए थे। बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 3 जनवरी को घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया। जांच के दौरान पुलिस ने नीतीश कुमार मंडल और संजय कुमार यादव को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर चोरी के जेवर खरीदने वाले व्यवसायी को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से 1,50,000 रुपए नगद, सोने की अंगूठी समेत कई सामान की बरामदगी हुई है। इसमें साक्षर की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत जल्दी उसका उद्भेदन करते हुए कल भारी मात्रा में जो चोरी किए गए जेवरात थे, बहुत भारी मात्रा में सोना बरामद किया गया है, चांदी बरामद किया गया है, जिसमें नथ था, अंगूठी था और कई चीजें बरामद हुई हैं। साथ में और अगली खबर आपको गया जी से दिखाते हैं, जहां रबर डैम की सफाई के लिए डैम का गंदा पानी बहाया गया, लेकिन इसके बाद जो नजारा देखने को मिला वो हैरान करने वाला था। डैम का पानी छोड़ने के बाद मछली पकड़ने की होड़ मच गई। दरअसल डीएम ने रबर डैम की सफाई के लिए 3 अप्रैल की रात पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ने का फैसला लिया था। शुक्रवार देर रात जैसे ही पानी छोड़ा गया, दूसरे दिन उसका असर दिखने लगा। पानी के साथ बड़ी संख्या में मछलियां बहकर नीचे आई और इस बात की भनक लगते ही लोगों की भीड़ नदी की ओर दौड़ पड़ी। सैकड़ों की संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग डैम में उतर गए और मछली पकड़ने की होड़ सी मच गई, जिसे जितनी मछली मिली वो उतनी लेकर चलता बना। और अब बात बिहार की बड़ी खबरों की करते हैं। पटना से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से साल 2024 बैच के बिहार कैडर के भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की है। एक अने मार्ग स्थित संकल्प सभागार में इस बैठक में मुख्यमंत्री ने हरित आवरण बढ़ाने, जल संचयन पर जोर देने और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की अपील की और इस दौरान जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी तेज है। दरअसल ममता बनर्जी ने चुनावी घोषणा पत्र उर्दू में जारी किया है। अब इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान देते हुए आरोप लगाया कि यह सिर्फ भाषा का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा एजेंडा है। उन्होंने शरिया कानून और बांग्लादेश जैसी स्थिति की आशंका जताई है। ममता बनर्जी उर्दू में केवल घोषणा पत्र ही नहीं जारी की हैं, बल्कि उनका हिडन एजेंडा भी शरिया कानून में, और वो बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए पूरी योजना बना ली है। लेकिन बंगाल का एक एक हिंदू ममता बनर्जी के इस चेहरे को पहचान ली है। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। केरलम के तिरुवल्ला में पीएम की रैली हुई, जिसमें पथनमथिट्टा में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है और पीएम ने इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। कांग्रेस नेताओं के बयान गैर जिम्मेदाराना है। युद्ध के समय कांग्रेस राजनीति करने में जुटी हुई है। खाड़ी देशों में केरलम के बहुत लोग रहते हैं और पीएम ने कहा कि कांग्रेस चाहती है हमारे लोग वहां फंस जाएं। कांग्रेस खाड़ी देशों को दुश्मन बनाना चाहती है। राजनीति आती जाती रहती है, हमारे लिए देश पहले है। संकट में
कांग्रेस और उसके साथी दलों के मंसूबों को एक्सपोज कर दिया है। आज पूरा देश देख रहा है खाड़ी के देशों में कैसे हालात बने हुए हैं और वहां हमारे लाखों लोग, केरल के मेरे भाई बहन वहां काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जिनसे वेस्ट एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, वहां के लोगों के बीच में अविश्वास पैदा हो जाए। वहां की सरकार, ये तो हमारी दोस्ती अच्छी है कि गल्फ की सभी सरकारें हमारे सभी भारतीयों को अपने ही परिवार मान करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, केरल में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2029 से महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि सभी दलों से अपील है, महिला आरक्षण बिल पर सभी दलों से साथ आने की अपील। महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने ये भी कहा कि 16-18 तारीख को संसद सत्र बुलाने की तैयारी है। 33% बहनें पार्लियामेंट में आकर के बैठे, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। हमने कांग्रेस के लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया। हम आशा करते हैं कि वो हमारी बात मान करके आएंगे। हमने इंडियन अलायंस के मित्रों से बात की है। आप भी लोगों को बताइए, कांग्रेस के लोगों को बताइए, एलडीएफ के लोगों को बताएं कि महिलाओं के अधिकार का एक कानून निर्विरोध पास होना चाहिए। ये उनसे वादा लीजिए आप लोग। और मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी माताओं बहनों का ये हक 40 साल से लटका हुआ है, अब 2029 के चुनाव में फिर से लटकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों पर देश की माताएं बहनें दबाव डालें, सब संसद में आएं और इस कानून को पारित करें। राघव चड्ढा ने एक और नया वीडियो जारी किया है और अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर जवाब दिया है, जिसमें राघव चड्ढा ने कहा कि आपने मेरे ऊपर 3 आरोप लगाए हैं, तीनों आरोप पूरी तरह से झूठे हैं, हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा। कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए, कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, तेल संकट पर पेट्रोलियम मंत्रालय का बड़ा बयान। भारत में तेल की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि भारत ने कच्चे तेल की पूर्ति सुनिश्चित की है, कच्चे तेल के आयात पर कोई खतरा नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है जिसमें देशवासियों से सुनिश्चित किया गया है कि यहां पर तेल की कमी नहीं है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच हॉर्मुज बंद होने से दुनिया भर में तेल गैस संकट गहरा गया है, लेकिन यहां से भारत के लिए फिर अच्छी खबर आई है। ग्रीन सानवी नाम का भारतीय एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित पार करता हुआ भारत आ रहा है। ये टैंकर लगभग 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा है और ये कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में अन्य जहाजों के साथ ग्रीन साल्वी को भी ईरान की मंजूरी के बाद सुरक्षित मार्ग मिला है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का
आर्टेमिस 2 मिशन सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की ओर बढ़ चला है और इस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने नीली चमचमाती पृथ्वी की शानदार तस्वीर ली है। नासा ने शुक्रवार को मिशन शुरू होने के करीब 1.5 दिन बाद अंतरिक्ष से पहली तस्वीर भेजी, जिसे मिशन कमांडर रीड वाइजमैन ने कैप्चर किया। तस्वीर में कैप्सूल की खिड़की से पृथ्वी का एक घुमावदार हिस्सा दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में चमचमाती हुई पृथ्वी नजर आ रही है, जिसमें नीले महासागर और उनके ऊपर फैले सफेद बादलों की परत साफ देखी जा सकती है। यूपी के फर्रुखाबाद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां कार से दबकर एक महिला की मौत हो गई। दरअसल गाड़ी खड़ी करते समय हैंड ब्रेक न लगने से गाड़ी अचानक बैक हो गई, जिससे गाड़ी और दीवार के बीच दबकर महिला की मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ में पाकिस्तानी हैंड ड्रिल के इशारे पर भारत में दहशत और आतंक फैलाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। लखनऊ रेलवे स्टेशन आतंकियों के निशाने पर था। यूपी एटीएस ने गिरोह के सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक ये गिरोह सोशल मीडिया के जरिए पाक में बैठे लोगों से संपर्क में रहकर जाने माने संस्थानों, रेलवे सिग्नल बॉक्स और गाड़ियों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। मेरठ का साकिब उर्फ डेविल गिरोह का सरगना बताया जा रहा है, जो साथियों के साथ रेकी कर जानकारी पाकिस्तान भेजता था और क्यूआर कोड के जरिए पैसे लेता था। नोएडा से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपियों को एटीएस ने जेल भेजा है। चारों आरोपियों को कस्टडी रिमांड में लेने की अर्जी एटीएस ने कोर्ट में दाखिल की है। और अब खबरें आपको खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। आईपीएल 2026 का 9वां मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस सीजन एक मैच खेल चुकी हैं। राजस्थान ने अपने पहले मैच में चेन्नई को 8 विकेट से हराया था। वहीं गुजरात टाइटंस ने हार के साथ इस सीजन का आगाज किया है। अपने पहले मैच में उन्हें पंजाब किंग्स के हाथों 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब दोनों टीमें इस मैच में जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक कुल 8 मैच खेले गए हैं। यहां अब तक गुजरात का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इन 8 मैच में से गुजरात ने 6 में जीत दर्ज की है। और अब बात कारोबार की कर लेते हैं। जहानाबाद के दौरे पर पहुंचे अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के एमडी उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने 5 अलग अलग गांवों में सामुदायिक भवन ग्रामीणों को समर्पित किया। इन भवनों का निर्माण एरिजमा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। उमेश शर्मा ने बताया कि कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR के तहत जिले के कई गांवों को गोद लेकर काम कराया जा रहा है। चापाकल, सौर प्लेट और सामुदायिक भवन बनाने का काम किया जा रहा है। उमेश शर्मा ने कहा कि गांव में अब बारात को ठहराने में दिक्कत हो रही है। स्कूल में बारात ठहराने में प्रतिबंध लग गया है। इस वजह से उनके द्वारा गांव में सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है, जहां बारात के रहने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही ग्रामीणों को भवन में दूसरी कई सुविधाएं भी मिलेंगी। कम्युनिटी हॉल से फायदा ही फायदा है। यहाँ पर जैसा बोला लाइब्रेरी, बच्चे लोग को पढ़ने लिखने, यहाँ पर टीवी लगेगा, समाचार देख पाएंगे, भारत बिहार के बारे में हर न्यूज़ देख सकेंगे। यहाँ पर कोई फंक्शन हो, गांव के विकास संबंधी मीटिंग हो, तो यहाँ पर कर सकते हैं सब लोग गांव वाले।